नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। तो आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी, तो आपको अभी मोनोलॉग ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैं छोटी-सी बात कहने आया हूँ, क्योंकि मैं मोनोलॉग सीधा भी डाल सकता था वीडियो, लेकिन मैंने जस्ट इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं चाहता था कि इस नाटक के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो। क्योंकि मेरे कई दोस्त जो वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से कइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी या उन्होंने ये नाटक पढ़ा नहीं होगा। नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। तो ये नाटक संस्कृत नाटक है। मैं चाहता हूँ कि जो किरदार इसमें जो मोनोलॉग मैंने दिखाया हुआ है, वो मोनोलॉग या उस किरदार के बारे में आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि जिसके पास या तो आप पढ़ भी सकते हैं सीधा बुक लेके, अगर जिसके पास वक़्त नहीं है, कल ऑडिशन है या उसको कुछ थिएटर में परफ़ॉर्म करना करके दिखाना है, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट में जल्दी से समझा के ये मोनोलॉग तैयार किया है, ताकि आपको ईज़ी रहे प्रिपेयर करने में। मोनोलॉग प्रॉपर है, लेकिन मैं समझाऊँगा जो अब नाटक के बारे में वो जल्दी-जल्दी समझा दूँगा एक समरी टाइप में। लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नाटक का नाम मृच्छकटिकम हिंदी में इसका नाम है माटी की गाड़ी। मृच्छकटिकम इसका संस्कृत नेम है और ये क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, जो बीच में एक इम्पैक्टफुल रीज़न है, जो कि मैंने जब पढ़ा था ना, तो वो जैसे ही आया ना कि माटी की गाड़ी के बारे में जो भी बातचीत थी, पूरे नाटक में आप सोचते रहोगे कि ये माटी की गाड़ी क्यों रखा है? लेकिन जैसे ही आया ना वो पढ़ने के लिए कि हाँ, माटी की गाड़ी की जब बात होती है, मेरे सच में मेरा रिएक्शन था वॉव! भाई साहब! ऐसा रिएक्शन मतलब कि इम्पैक्टफुल था वो। बिल्कुल एक मिड में एक चंक आता है, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है वो। तो माटी की गाड़ी इसलिए नाम रखा है और इसके लेखक हैं जो वो हैं शूद्रक। शूद्रक कई लोगों का कहना है कि शूद्रक एक काल्पनिक पात्र हैं और कई मानते हैं कि एक पौराणिक राजा हैं, जो पुराने समय में शासक किया करते थे और उस समय में सब संस्कृत ही बोला करते थे। कालिदास से भी पुराने समय के इनको समझा जाता है कि कालिदास से भी पहले बहुत पहले के ये रह चुके हैं और राजा भी रह चुके हैं। और इन्होंने संस्कृत में लिखा है क्योंकि उस वक़्त जैसे आम बोली अभी हिंदी भाषा है, तो उस वक़्त आम बोली थी संस्कृत भाषा। तो संस्कृत में ही बातचीत हुआ करती थी, खासकर ऊंचे तबके के लोग तो बहुत ही यूज किया करते थे संस्कृत बोलना। ये जो नाटक है ये खासकर चारुदत्त और वसंत सेना, ये दोनों इसमें इन दोनों के आसपास घूम रहा है, बाकी सब तो पात्र सपोर्टिंग पात्र हैं। तो चारुदत्त एक बहुत ही अमीर, बहुत ही दयालु इंसान होता है और वो इतना दयालु होता है कि इतना अमीर होने के बावजूद अपना सब कुछ ऐसे दान करता जाता है कि इतना गरीब हो जाता है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता। और वसंत सेना एक वैश्य जो कि बहुत गुणकारी भी होती है, वो उसको प्यार करने लग जाती है उसके गुणों की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है। उसको वो चीज़ उसकी आकर्षित करती है वसंत सेना को। तो वसंत सेना चारुदत्त के प्यार में पड़ जाती है। हालाँकि चारुदत्त की एक बीवी होती है पहले से, तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन वसंत सेना को पाने के लिए जो मेरा जो किरदार जो मोनोलॉग कर रहा है, जो मोनोलॉग जो किरदार का है, शाकार नाम है उसका। शाकार यानी संस्थानक, जिसका अर्थ होता है राजा का साला या श बोलने वाला, स को श बोलने वाला, शाकार। इसका नाम भी इस नाटक में शाकार है। इसका अर्थ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यही आएगा कि श को स बोलने वाला या राजा पालक का साला, तो ऐसा आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये किरदार कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि सा होता है और ये अपने आप को चालाक और चतुर भी बहुत समझता है और ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देता है, जैसे कि रामायण, महाभारत इनको मिक्स करके कुछ भी बोल देगा कि द्रौपदी की नाक काट दी थी या फिर शूर्पणखा को वस्त्रहरण कर दिया था, या मतलब काफ़ी अलग-अलग चीज़ें मिक्स कर देगा। जैसे अभी जो मोनोलॉग है उसमें भी आप एंड में एक सुनोगे कि हनुमान पर्वत को लांघकर पार कर गया था, ऐसी चीज़ें। तो ये मिक्स कर देता था और जबकि इसके जो साथ के थे ये इसे ठीक भी नहीं करते थे, ठीक है यार बोलता है बोलने दे। इसके 2 सेवक होते हैं, चेट और वीट, ये 2 इसके सेवक होते हैं। जबकि एक जो वीट होता है वो थोड़ा समझदार और थोड़ा मतलब कि अच्छा और बड़ी उम्र का होता है, वो उसे समझाता भी है कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये मानता नहीं है। वो उसको अनसुना कर देता है क्योंकि ये इसके सेवक है, क्या बोलेंगे। इसका जो जीजा होता है, जो इसका राजा होता है, उसने इसको इनाम में एक बहुत बड़ा पुष्प कंडक उद्यान दिया होता है, जो कि बहुत ही बड़ा वन होता है। वो वन इसको दिया होता है, उस वन में ये चला जाता है। उसी वन में वसंत सेना पहुंचती है और वो कैसे पहुंचती है, अगर आप नाटक पढ़ेंगे तो खासकर अच्छे से तब समझ आएगा, लेकिन उसके लिए मैं भी बता देता हूँ। वो पहुंचती ऐसे है कि वसंत सेना को जाना होता है चारुदत्त से मिलने के लिए उसके वन में, जो चारुदत्त का वन होता है। लेकिन जो काट, जो गाड़ी, जो आगे घोड़ेबंद या पीछे से काट होती है, वो वसंत सेना के लिए द्वार पर खड़ी होती है।
लेकिन उसी वक्त पीछे से एक चेट शाकार के लिए जा रहा होता है, उसके पुष्पकंडक उद्यान में जा रहा होता है। तो वो आता है, वो देखता है कि बहुत सारी और भी काट खड़ी है, उसकी खड़ी है, तो वो हटाने के लिए वो कहता है उधर चल उधर चल, ये हटा रहे होते हैं। तो वो उस चक्कर में उतर जाता है और उतरते वक्त वो अपनी गाड़ी चारुदत्त के द्वार के सामने खड़ी कर देता है। तो जानबूझ के नहीं खड़ी करता, बस वो वैसे ही खड़ी करके चला जाता है कि भाई हटा के आऊं। और जो उसका जो काट वाला है वो थोड़ी आगे गाड़ी करता है, क्योंकि उसको ना कोई कपड़ा लेने जाना होता है, जो वसंत सेना का जो रियल काट वाला होता है, उसको कोई कपड़ा लेने वो अंदर राजभवन में जाता है। तो इतने में ही वसंत सेना तैयार होकर जब आती है, वो किसकी काट में बैठ जाती है? चेट की काट में बैठ जाती है, जो काट जानी होती है शाकार के पास। और जो काट खड़ी है वसंत सेना के लिए, उसमें एक कैदी जो कि चारुदत्त के सेवक का एक सेवक का एक दोस्त है, जो कि अगला राजा बनने वाला होता है, ये भविष्यवाणी होती है। इस चक्कर में राजा ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया होता है। तो वो जेल तोड़ के भाग निकलता है, सैनिक उसके पीछे होते हैं और वो बचने के लिए उस काट में बैठ जाता है जिसमें वसंत सेना को चारुदत्त के पास जाना था। अब जो कैदी है वो पहुंच जाता है चारुदत्त के पास, और जो वसंत सेना है वो पहुंच जाती है शाकार के पास। अब शाकार के पास पहुंच गई, अब शाकार क्या करता है, वो देख लेता है कि अरे जिसका मुझे इंतजार था वो तो मेरे सामने खुद आ गई है। तो पहले तो बहुत प्यार से बात करता है कि वसंत सेना, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वसंत सेना तो को पता होता है इसकी असलियत की है, तो ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं असली में है क्या। तो वसंत सेना उसको तब भी नकार देती है, कहती है चल यहाँ से, ये वो मतलब वो। तो वो क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो उसको सिर पे प्रहार करता है, उसे नीचे उतार के चेट वीडी से बोल भी रहे होता है कि रहने दो उसके सेवकों की, वो सुनता ही नहीं है। वो फिर उसके बाद उसको जब वो मारता है, बेहोश हो जाती है। वीड उसको कहता है कि मैं तेरे इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। तो कहता है कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू तो बहुत ही मतलब बहुत ही, तेरी तो हद पार हो गई है, तू तो इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ इंसान हो गया तू। ठीक है। अब चेट होता है, चेट थोड़ा सा हल्का सा मतलब कि वो बातों में आ जाता है जल्दी। तो चेट ऐसे खड़ा होता है, अब वो कहता है कि चेट का किसी को बताना दे, क्या करूं क्या। तो वो चेट को भी भेज देता है कि तू जा, क्योंकि उसको पता होता है चेट को तो मैं बांध लूंगा कहीं ना कहीं जैसे। तो वो मोनोलॉग में भी है, आपको पता लगेगा। तो वहां से वो मोनोलॉग स्टार्ट होता है जब वसंत सिन्हा बेहोश पड़ी है और शाकार उसके पास अकेला है। तो वो उसको देख रहा है। एक इसमें भिक्षु भी है, भिक्षु, जो कि इस मोनोलॉग में एंड में वो बात करता है, वो भिक्षु आ रहा होता है। वो भिक्षु क्या है कि वो भिक्षु एक बार इसके वन में इस घटना से पहले इसी के वन में अपना एक गीला कपड़ा धोने के लिए आता है। एक कपड़ा चीवर होता है इसके पास कपड़ा, वो धोने के लिए आ रहा होता है। तो शाकार इसको ना मारता है, इसकी नाक तोड़ देता है, इसको मार के भगाता है। एक साधु से को ऋषि टाइप होता है, उसको भगा देता है कि इसमें तो मैं खुद नहाने से या किसी पशु को भी नहाने देता ना, खुद नहाता हूँ, मैंने इसको इतना साफ रखा हुआ है और तू आके अपना कपड़ा धो रहा है यहाँ पे। उसको मार के भगा देता है, उसको यूज नहीं करने देता अपने वन का पानी। अब क्या होता है कि जब वो अपने वन में वो कर रहा होता है, वही वाला साधु उसको दूर से दिख जाता है, उसकी तरफ आ रहा होता है वो साधु। तो अब वो उस साधु को देख के भी कहता है कि अरे यार ये साधु कहाँ से आ गया। तो वो सब चीजें होती है इसके साथ, फिर एंड में ये निकल जाता है। तो इसके ऊपर मोनोलॉग है। बाकी अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब है मृच्छकटिकम। इसके बारे में थोड़ा यह है कि महाकवि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक एक यथार्थवादी नाटक है। मृच्छकटिक का अर्थ है माटी की गाड़ी। सारा नाटक मिट्टी की गाड़ी पर केंद्रित होने के कारण लेखक ने इस पर नाटक का नामकरण कर दिया। नाटक में यथार्थ जीवन की गतिशीलता एवं रसमयता है। भाषा सरल एवं नाटक के पात्रों के अनुकूल है। अभिनय की दृष्टि से यह नाटक सर्वथा उपयुक्त है, इसलिए इसका रंगमंच पर सर्वाधिक मंचन हुआ है। यहाँ तक कि यह नाटक फिल्म निर्माताओं के आकर्षण से भी नहीं बच सका है। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। नाटक पढ़ के आपको काफी चीजें समझ आएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे। हाँ, लेकिन अगर मैं पूरा नाटक समझाने के लिए पूरी वीडियो बनाता लंबी चौड़ी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप भी बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ये चीज मोनोलॉग के लिए समझाई है। तो आप अब मोनोलॉग देखिए। आचार्य तो आत्मरक्षा के लिए आंखों से दूर हो गए और चेट को मैं प्रसाद की ड्योढ़ी में श्रृंखला डालकर रख दूंगा, इससे भेद भार नहीं आएगा। अब चलता हूँ। हाँ, पहले देख तो लूं ये ठीक तरह से मर गई है या इसे फिर से मारना होगा। वसंत सेने, वसंत सेने,
से मर गई। इसे इस वस्त्र से ढक देता। हाँ, इस पर तो नाम लिखा है, कोई भी सभ्य व्यक्ति देखते ही पहचान लेगा। वायु ने यहाँ बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर दिए। हाँ, इनसे इसे ढक देता हूँ। हाँ, अब न्यायालय में जाकर अभियोग लिखवा देता हूँ कि शार्तवाह चारुदत्त ने धन के लिए मेरे जीन पुष्पकंडक में लाकर बसंत सेना की हत्या कर दी है। पवित्र नगरी में पशु हत्या करने की तरह इस नए छल की रचना करता हूँ। अब चलता हूँ। जिस मार्ग से भी जाने लगता हूँ उसी मार्ग से ये भिक्षु कतले पानी में भीगा चीवर लिए आता दिखाई दे जाता है। मैंने इसकी नाक में छेद कर इसे खदेड़ दिया था। यदि इसने मुझे देख लिया तो सबसे कहता फिरेगा, शाकार ने ही वसंत सेना की हत्या की है, शाकार ने ही वसंत सेना की हत्या की है। हाँ, वो दीवार गिरी हुई है, इसे लांग कर निकल जाता हूँ। वैसे ही शीघ्र शीघ्र चलूंगा जैसे लंका को जाता हुआ महेंद्र भूमि पाताल लांग कर हनुमान पर्वत को पार कर गया था। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और भी नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।